जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम प्रथमेश निरंजनी, योर पॉलिटी मेंटोर। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि हमारा जो भारत है वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट तक पहुंच चुका है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे भारत वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट की पोस्ट को पा लेता है, एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है। साथ ही हम ये देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर्स होते हैं, क्या भारत का राष्ट्रपति किसी की फांसी की सजा को माफ कर सकता है, और भारत के राष्ट्रपति को क्या क्या इम्यूनिटीज दी जाती है। ये सारी चीजें हम देखेंगे बच्चों। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझने वाले हैं यहां पर कि भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका इलेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली फॉर्म में नहीं किया जाता है, वो इनडायरेक्टली फॉर्म के अंदर किया जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर ही हम ये देखेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। चलिए बच्चों, हमारे लेक्चर को हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि हमारा जो भारत है वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट हो चुका है। और इसी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी जाना था कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट होता है या प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होती है तो वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम 6 मंथ्स तक, अधिक से अधिक 6 महीने तक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर एज ए प्रेसिडेंट वर्क कर सकता है। तो यहां पर ऐसा ही कुछ सिनेरियो हमारे भारत के साथ होता है कि वाइस प्रेसिडेंट जब भारत है उस समय पे प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट होती है और भारत को वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, क्योंकि भारत हमारा वाइस प्रेसिडेंट है। इस 6 महीने के कार्यकाल में भारत अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है। वो प्रेसिडेंट के सारे पावर्स को एंजॉय तो करता ही है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के सारे पावर्स का एक पॉजिटिव वे के अंदर यूज करता है। इसी बात को लेके उसकी पार्टी चाहती है, या जिस पार्टी से भारत बिलोंग करता है वो पार्टी चाहती है कि आने वाले सालों में जब भी प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन होगा, क्यों ना प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए भारत का नाम नॉमिनेट किया जाए। तो इसी तरीके से हमारे भारत की जो जर्नी है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए बच्चों यहां पर स्टार्ट हो जाती है। चलिए देखते हैं हम यहां पर इन भारत की जर्नी स्टार्ट कैसे होती है। देखिए, जैसे ही सबसे पहले अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो कुछ पॉइंट जानना जरूरी है कि संविधान के पार्ट 5 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है। दैट मींस यूनियन पार्ट के अंदर हमारे भारत के राष्ट्रपति की बात की गई है। इसके अलावा आर्टिकल्स की बात की जाए तो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक भारत के राष्ट्रपति को डिफाइन करता है। दैट मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। आर्टिकल याद रखिएगा बच्चों, आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए यहां पर कि जितनी भी इंडिया की स्टेट्स होती हैं, हम यूनियन की बात कर रहे हैं, हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, इंडियन स्टेट्स का जो हेड होता है वो हमारा प्रेसिडेंट ही होता है, वो हमारे हेड एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। ये आर्टिकल 52 के अंदर लिखा गया है। तो बेसिकली यहां पर जो पॉइंट है कि ही इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों यहां पर कि ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। काफी बार आपने सुना होगा कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के पहले नागरिक होते हैं। तो द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। बच्चों बेसिक चीजें हैं जो प्रेसिडेंट को जानने से पहले आपको पता होना जरूरी है, बिकॉज एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, तो इस पोस्ट का इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है। एनडीए एग्जाम्स के अंदर प्रीवियस ईयर में यह देखा गया है कि प्रेसिडेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दैट्स व्हाई ये लेक्चर ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और फैक्चुअल चीजें ज्यादातर यहां पर पूछी जाती है। तो अगर बात की जाए कि इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, इसके अलावा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस। इंडिया की जितनी भी आर्म फोर्सेस होती हैं, हम यहां पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की बात कर रहे हैं कि इंडिया की जितनी भी आर्म फोर्सेस होगी उनका सुप्रीम कमांडर कौन होगा? हमारे भारत का राष्ट्रपति होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही सुप्रीम कमांडर होता है सारी आर्म फोर्सेस का। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर यह चीज बतानी है कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस फीचर को बोरो किया था। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने ये पॉइंट को डिस्कस किया है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि कहां से हमने ये फीचर लिया है। चलिए बच्चों, हमारे भारत की जर्नी राष्ट्रपति की जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर जैसे कि भारत की पार्टी ये चाहती है कि उसे राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया जाए, और यह भी माना जा रहा है कि भारत अब राष्ट्रपति पद के लिए एलिजिबल हो चुका है।
तो क्यों वो एलिजिबल हो गया है? ऐसी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए जो कि भारत के राष्ट्रपति के अंदर होना चाहिए, या भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है? चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहली बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया। जो भी पर्सन चुनाव लड़ना चाहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। देखिए बच्चों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन में किया जाता है। भारत की नागरिकता का मतलब यह नहीं है कि आप जन्म से ही भारत के नागरिक हो। जिस टाइम पे आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं उस टाइम पे आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, देश की नागरिकता होनी चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों, अगर यहां पे कि जो एज का क्राइटेरिया होता है वो 35 ईयर्स का होता है, कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसने 35 साल की उम्र को पूरी कर ली है, दैट मींस 35 ईयर्स एक मिनिमम एज मानी जाती है जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जरूरी होती है। जो भी पर्सन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है उसकी मिनिमम एज की अगर बात की जाए यहां पर, तो वो 35 ईयर्स मानी जाती है। 35 ईयर्स होनी चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों, तो जो भी पर्सन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नॉमिनेट होना चाहता है उसे लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाई होना जरूरी है। लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाई होना उस पर्सन को जरूरी है। यह पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो भी पर्सन नॉमिनेट होना चाहता है या प्रेसिडेंट का इलेक्शन देना चाहता है उसका लोकसभा का क्वालिफाई होना या क्वालिफाई लोकसभा के लिए होना बेसिकली यहां पर जरूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि उस पर्सन को कोई भी प्रॉफिट की पोस्ट होल्ड नहीं करनी है। एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऐसा कोई भी लाभ का पद वो होल्ड नहीं कर सकता है जिस पद के थ्रू वो दूसरों को लाभ पहुंचा सकता हो, है ना। ये सारे क्राइटेरियाज आपको याद रखने हैं। और तीसरी चीज और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने समझी थी कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी किसी ऐसी सीट को होल्ड करता है जो कि राज्यसभा की सीट है या लोकसभा की सीट है, वो पर्सन अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाता है तो उसे फर्स्ट डे से ही, मतलब तुरंत ही अपनी उस सीट को वेकेंट करना होगा जिस सीट के ऊपर वो प्रेसिडेंट बनने से पहले बैठा हुआ था। जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्सन राज्यसभा का मेंबर है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होता है और प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाता है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद उसे अपनी राज्यसभा की सीट को वेकेंट करना होगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए, अब इस पॉइंट को समझना जरूरी है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर आप और हम डायरेक्टली वोटिंग तो करते नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम और आप गए और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हमने वोटिंग कर दी कि इस पर्सन को चुन लीजिए या इस पर्सन को चुन लिया। प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वोटिंग करने के लिए या प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो लोग वोट देते हैं वो हम नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन बेसिकली एक इनडायरेक्ट वे के अंदर किया जाता है। चलिए उस वे को समझते हैं। यहां पर एक पॉइंट आता है बच्चों, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट सिलेक्शन। इलेक्टोरल कॉलेज का बेसिकली मतलब यह होता है कि उन लोगों का ग्रुप जो कि प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के अंदर या प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं, इसे बेसिकली क्या कहा जा रहा है? इलेक्टोरल कॉलेज। तो यहां पर सबसे पहले अगर बात की जाए कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। आप और हम जाके डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्टली यहां पर वोटिंग की जाती है प्रेसिडेंट की, है ना। इनडायरेक्ट का बेसिकली बच्चों मतलब ये होता है कि हम डायरेक्टली जाके तो वोट नहीं करते हैं, बट जिन लोगों को हमने चुना था, जिन लोगों को वोट देके हमने चुना है, वही लोग जाके आगे हमारे लिए हमारे प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए बच्चों, नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करते हैं यहां पर कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले आ जाते हैं बच्चों राज्यसभा के मेंबर्स, दूसरा आ जाएगी हमारी लोकसभा, तीसरी होती है हमारी स्टेट असेंबलीज, और चौथी अगर बात करें तो जो यूटीज है हमारी दिल्ली और पौंडीचेरी, यहां के भी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। बट आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर हम जब राज्यसभा की बात कर रहे हैं, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, स्टेट असेंबलीज की बात कर रहे हैं, दिल्ली एंड पौंडीचेरी असेंबलीज की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इनके सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं।
नॉमिनेटेड मेंबर्स यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं। देखिए यहां पर कहने का मतलब यह है बेसिकली कि जैसे राज्यसभा के बारे में हमने देखा था कि राज्यसभा की अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो होती है 245। 245 में से हम ये जानते हैं कि 233 मेंबर्स जो कि इलेक्टेड होते हैं, जिनको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो 12 मेंबर्स होते हैं यहां पर, ये 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं यहां पर बात करूं, जैसे हमने ये जो 245 है बच्चों, ये अभी की स्ट्रेंथ है राज्यसभा की। अगर बेसिकली अभी मैं बात करूं यहां पर, तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वहां पर सिर्फ ये इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर्स का पार्टिसिपेशन नहीं है, याद रखिएगा। नॉमिनेट कौन करता है इनको? राष्ट्रपति करता है। कुछ याद आ रहा है? 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं स्पोर्ट्स से, आर्ट से, और जो भी रिनोन फील्ड्स होती है वहां के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज की जब हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यहां पर सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स का ही पार्टिसिपेशन होता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए बच्चों, यहां पर जैसे हमने देखा है कि दिल्ली और पौंडीचेरी की असेंबलीज के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यूटीज के अंदर सिर्फ दिल्ली और सिर्फ पौंडीचेरी, ये दो ऐसी यूटीज हैं जहां के एमपीज, इलेक्टेड एमपीज राष्ट्रपति के या कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये चीज शुरुआत से ऐसी नहीं थी। 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद इस चीज को जोड़ा गया कि दिल्ली और पौंडीचेरी के भी इलेक्टेड मेंबर्स राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। 1992 के पहले इन दोनों के स्टेट्स का या इन दोनों यूटीज का पार्टिसिपेशन यहां पर नहीं था। सिर्फ पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते थे, लोकसभा और राज्यसभा, सिर्फ इनके इलेक्टेड मेंबर्स ही राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते थे। बट 1992 एक्ट के बाद यह देखा गया कि दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स का भी पार्टिसिपेशन यहां पर बढ़ गया था या बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए बच्चों, यहां पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो सिस्टम होता है वोटिंग का यहां पर थोड़ा सा अलग होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि लोकसभा के अंदर डायरेक्टली इलेक्शन किए जाते हैं, इस तरीके से इलेक्शन यहां पर नहीं होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन थोड़ा सा अलग होता है। उससे इलेक्शन को समझने से पहले हम यहां पर कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। पहली बात कि इलेक्टेड मेंबर्स होंगे दोनों हाउसेस के, लोकसभा और राज्यसभा के, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद जितनी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, हमने देखा था कि दो तरीके की होती है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो यहां पर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं दो यूटीज के, दिल्ली और पौंडीचेरी के, वो लोग भी यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू किया गया है। और 1995 से ये चीज एक्ट के अंदर आ गई थी, मतलब 1992 में तो लागू कर दिया था और 1995 के इलेक्शन से ये चीज जो है वो इफेक्ट के अंदर आ गई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहां पर समझने वाले बच्चों कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो बेसिकली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू किया जाता है, जो कि बड़ा ही टिपिकल सा प्रोसेस माना जाता है। बट देखिए ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। ग्राफिक्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। बेसिकली ये प्रोसेस क्या होता है, जिसका नाम है बेसिकली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। चलिए बच्चों देखते हैं इसको कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बेसिकली है क्या। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट सा सिस्टम है, जिसके थ्रू इंडिया में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराए जाते हैं। हाँ, इसके अलावा भी कुछ पोस्ट के इलेक्शन इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू कराए जाते हैं। अब हमने ये देख लिया कि हमारा जो कैरेक्टर भारत है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो गया है। हमने एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर कौन कौन से लोग वोट कर सकते हैं, जैसे कि बेसिकली मैंने आपको बताया है, बट स्टिल हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से कि जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं हमारी पार्लियामेंट के, है ना बच्चों, जब भी पार्लियामेंट की मैं बात करता हूं दैट मींस ये कंबाइंड है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। इसके अलावा हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं और दिल्ली एंड पौंडीचेरी के भी इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये इलेक्शन होता कैसे है, कैसे प्रेसिडेंट को चुना जाता है।
बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। चलिए इसको प्रॉपरली समझते हैं कि इसे कैसे इलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए कि आपके जो प्रथमेश सर हैं वो राज्यसभा के या लोकसभा के एक एमपी हैं जो कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन में वोट देना चाहते हैं। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि बेसिकली प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए 4 लोग खड़े हुए हैं। एक है हमारा भारत, दूसरा है दामोदर राव, तीसरे है राजप्रसाद और चौथे है हमारे भोला भाई। तो होता यह है कि हर एमपी जब वोट देने जाता है तो ये वोटिंग का जो सिस्टम है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। अब यहां पर बच्चों कुछ आप में से कुछ लोगों को शायद ये पता होगा कि सीक्रेट बैलेट सिस्टम क्या होता है और कुछ को ये चीज नहीं पता होगी। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं 10 से 15 साल पहले। आपने देखा होगा कि जो चुनाव होते थे उसमें जब पर्सन वोट डालता था तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं थी, ईवीएम का सिस्टम नहीं था। आप क्या करते थे, आप जाते थे, आपको एक कागज दिया जाता था, उस कागज के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल होते थे और सिंबल के आगे उस पर्सन का नाम होता था जो उस पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा हुआ है। और आप क्या करते थे, वहां पर एक सील या ठप्पे के थ्रू उस पे अपना वोट दे देते थे। उस बैलेट को या उस कागज को फोल्ड किया जाता था और एक बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता था। यह सिस्टम होता है बच्चों सीक्रेट बैलेट सिस्टम। यहां पर भी आज भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सीक्रेट बैलेट सिस्टम का ही यूज किया जाता है। और एक बात मैं यहां पर और बता दूं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हमारा इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। और एक और पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आता है या कोई भी डिस्क्रिमिनेटी आती है, कोई भी इशू आता है, उसको सॉल्व करने का जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एक फैक्चुअल पॉइंट है। चलिए अब हमारे सिंगल बैलेट ट्रांसफर वोट के ऊपर हम जाते हैं, हमारे सीक्रेट बैलेट सिस्टम के ऊपर जाते हैं। अब मान लीजिए कि मैं लोकसभा का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं बिहार से, ये मान लेते हैं। अब क्या होता है कि जब मैं प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए वोट करूंगा तो मुझे इस तरीके का एक बैलेट दिया जाएगा जहां पर जो लोग प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका नाम लिखा होता है और यहां पर लिखे होते हैं प्रेफरेंस। नॉर्मली क्या होता है कि हम जाते हैं कि 4 कैंडिडेट्स हमारे सामने हैं, हम जिसको चुनना चाहते हैं उसके ऊपर हम वोट देते हैं और हम चले जाते हैं। बट प्रेसिडेंट की इलेक्शन के अंदर यह चीज नहीं होती है बच्चों, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है प्रॉपरली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसका मतलब समझते हैं। मान लेते हैं कि जब मैं वोट देने जाता हूं यहां पर तो मैं अपनी चॉइसेस को फिल करूंगा। कैसे चॉइसेस को फिल करूंगा देखिएगा। सबसे पहली चॉइस होगी मेरी भारत। दैट मींस कि हमारा जो भारत है उसको मैं अपनी पहली चॉइस दूंगा कि मैं अगर किसी को प्रेसिडेंट देखना चाहता हूं, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस किसको जाता है, भारत को। इसी तरह से मैं अपना सेकंड प्रेफरेंस दूंगा राजप्रसाद को कि अगर भारत प्रेसिडेंट नहीं बनता है तो यहां पर राजप्रसाद हमारे प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इसी तरीके से मैं तीसरा प्रेफरेंस जब देता हूं वो होता है दामोदर राव जी को और चौथा प्रेफरेंस में देता हूं भोला भाई जी को। इसी तरीके से यहां पर जितने भी एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो किसी सिंगल पर्सन को वोट नहीं देते हैं बच्चों, वो यहां पर अपने प्रेफरेंसेस देते हैं सारे लोगों को कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है और चौथा कौन है। दैट मींस जितने भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं उनके हिसाब से यहां पर प्रॉपरली प्रेफरेंस दिया जाता है। ये जो मैंने आपको बैलेट पेपर दिखाया है ये हर एमपी के पिद को दिया जाता है और हर एमपी, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसी तरीके से अपना वोट वहां पर देता है। अब आगे क्या होता है सिस्टम को समझते हैं। अब नॉर्मली मान लेते हैं कि टोटल जो एमपीज हैं, जितने लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने वाले हैं वो है टोटल 100। इस इलेक्शन में जिस भी कैंडिडेट को जीतना है उसे सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है जो कि होती है 50+1। दैट मींस जिसको भी 51 वोट्स मिल जाते हैं वो पर्सन क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब देखिए होता क्या है, पहले राउंड की वोटिंग होती है, 4 लोग हैं हमारे भारत, दामोदर राव, राजप्रसाद और लास्ट में हमारे भोला भाई। पहले राउंड की वोटिंग के अंदर होता यह है कि भारत को मिलते हैं 40 वोट्स। दैट मींस जो 100 लोग हैं, जो 100 एमपीज हैं, उनमें से 40 एमपी ऐसे हैं जिनकी पहली चॉइस कौन है, भारत है। दैट्स वाई भारत को मिल गए 40 वोट्स। ये 40 वोट्स कौन से बच्चों, वो चॉइस वाले। याद आ रहा है कुछ, अभी बताया मैंने कि चॉइसेस फिल करते हैं। दैट मींस 40 एमपीज ऐसे हैं जिनकी पहली चॉइस, जिनका पहला प्रेफरेंस कौन है, भारत है। इसी तरीके से यहां पर आगे देखते हैं कि 20 एमपीज ऐसे हैं जिनका पहला प्रेफरेंस दामोदर राव जी हैं। हमारे 10 एमपीज ऐसे हैं जिनका पहला प्रेफरेंस राजप्रसाद है और
30 MP ऐसे हैं जिनका पहला प्रेफरेंस कौन है, भोला भाई है। अब देखिए ये पहला राउंड हो गया। अब यहां पर जिस भी पर्सन को प्रेसिडेंट बनना है उसको टोटल कितने वोट्स की जरूरत है, यहां पर बताया मैंने 50+1। बट यहां पर देखिए हमारे भारत के पास सबसे ज्यादा वोट तो है, बट वो 50+1 को क्लियर नहीं कर रहा है। भारत के पास अभी भी बच्चों कितने वोट्स हैं, केवल 40 वोट्स ही हैं। तो दैट मींस होगा ये कि पहले राउंड के अंदर कोई नहीं जीता है, ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन विनर रहा है। अब यहां पर क्या होगा, दूसरे राउंड की तैयारी की जाती है। अब यहां आता है एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट, देखिए क्या होता है। होगा ये यहां पर कि जिस भी पर्सन को सबसे कम वोट मिले हैं, जो कि हमारे राज प्रसाद जी, दैट मींस राज प्रसाद जी ऐसे पर्सन थे जिनको सिर्फ 10 लोगों ने यह कहा था कि हमारी पहली प्रेफरेंस होंगे। तो होगा यह कि जिनके भी सबसे कम वोट्स होते हैं उनको पहले राउंड के बाद एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब उस पर्सन को तो एलिमिनेट कर दिया जाता है बच्चों, बट ये जो वोट है इस पर्सन के 10, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, देखिए जिन लोगों की पहली चॉइस थे राज प्रसाद, अब यह देखा जाएगा कि उन लोगों की, इन 10 लोगों में से उनके 10 लोगों की दूसरी चॉइस कौन थे। अब मान लेते हैं कि 10 लोगों की दूसरी चॉइस था हमारा भारत, कि 10 में से 5 की दूसरी चॉइस था हमारा भारत, और इन 10 में से 5 की दूसरी चॉइस थे हमारे दामोदर राव जी। तो जो राज प्रसाद के 10 वोट थे, जिन्होंने राज प्रसाद को अपना पहला प्रेफरेंस चुना था, अब उनका दूसरा प्रेफरेंस देखा जाता है कि इनका दूसरा प्रेफरेंस क्या है, और उनके दूसरे प्रेफरेंस को ये वोट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। जैसे कि यहां पर देखा है कि 10 में से 5 लोगों ने दूसरा प्रेफरेंस भारत को चुना था, तो ये 5 वोट भारत के पास चले गए हैं, और 10 में से 5 ने दूसरा प्रेफरेंस दामोदर राव जी को चुना था, तो ये 5 वोट इसके पास चले गए हैं, दामोदर राव जी के पास। और यहां पर 10 में से किसी ने भी भोला भाई को नहीं चुना था, तो इनके पास कोई वोट नहीं गए, कि दूसरा प्रेफरेंस भोला भाई किसी का भी नहीं थे इन 10 में से। अब होता यह है कि राउंड 2 के अंदर जब देखा जाएगा, अभी भी भारत के पास कितने वोट्स हैं बच्चों, सिर्फ 45 वोट्स हैं। दामोदर राव जी के पास कितने हैं, 25 हैं, और भोला भाई के पास कितने हैं, अभी 30 वोट्स हैं। अब देखिए सेकेंड राउंड के अंदर भी जब आप देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है कि अभी भी भारत जीता नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट चाहिए बच्चों, टोटल 51 वोट चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के साथ। तो फिर से काउंटिंग की जाती है। अब यहां पर क्या होगा, अगेन जिसके सबसे कम वोट थे वो कौन है, दामोदर राव। दामोदर राव जी यहां पर ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे, और इनके जो 25 वोट हैं वो भारत और भोला भाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगेन ये देखा जाएगा कि इन 25 लोगों ने अपना दूसरा प्रेफरेंस किसको चुना है। अब हो सकता है कि इन 25 लोगों का में से 20 लोगों का दूसरा प्रेफरेंस था हमारा भारत, और 5 लोगों का दूसरा प्रेफरेंस थे हमारे भोला भाई। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जब टोटल निकाला जाएगा तो भारत के पास कितने हैं, 65 वोट्स हैं, और भोला भाई के पास कितने हैं, 35 वोट्स हैं। तो इस तरीके से जो 51 का मैजिक फिगर है, जो सिंपल मेजॉरिटी वाला फिगर है, वो यहां पर क्रॉस कर लिया जाता है, और हमारा भारत प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जीत जाता है। देखिए बच्चों, ये बड़ा सिंपल सा सिस्टम था जिसे कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर इस सिस्टम का ही प्रॉपरली यूज किया जाता है। चलिए बच्चों, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहां पर भारत हमारा प्रेसिडेंट बन गया है। प्रेसिडेंट बनने के बाद जो ओथ दिलाई जाती है, दैट मींस प्रेसिडेंट को जो शपथ दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। उनकी एब्सेंस के अंदर जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वही यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो अपने प्रेसिडेंट को क्या दिलाएगा, शपथ दिलाता है। इसके बाद अगर बात की जाए रेजिग्नेशन की, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट हमेशा अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। ये याद रखिएगा, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट को अगर अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से बच्चों पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, इसको याद रखिएगा। अब देखिए इन सारी चीजों के बाद, ये सारी चीजें जानने के बाद देखिए कुछ पॉइंट्स यहां पर है कि ओथ कौन दिला रहा है, यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगर सीजीआई नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के,
वो यहां पर शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट को। इसके बाद अगर हम बात की जाए कि जो टर्म होता है प्रेसिडेंट के ईयर्स का, या जो टर्म है कितने साल तक प्रेसिडेंट बने रहते हैं, तो वो टर्म बेसिकली होता है बच्चों 5 साल का। ये संविधान में लिखी ये चीजें, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि जो भी पर्सन प्रेसिडेंट बनता है उसका टेन्योर, उसका जो टर्म होगा वो कितना होगा बच्चों, 5 साल का होता है, 5 इयर्स का होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि रिजिग्नेशन अगर देना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, और यहां पर अगर रिमूव करना है प्रेसिडेंट को किसी कारण से कि अपनी पोस्ट का गलत यूज किया है, या जो भी कह सकते हैं कि अब वो उस लायक नहीं है कि प्रेसिडेंट बने रहें, इस कंडीशन के अंदर एक प्रोसेस होती है इंपीचमेंट, जो कि आर्टिकल 61 के अंदर आती है। इसी लेक्चर में इस प्रोसेस को भी हम जानेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रोसेस है। तो इंपीचमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को अपनी पोस्ट से हटाया जा सकता है 5 साल से पहले ही। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट बन गए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं 5 साल तक, 5 साल से पहले भी उनको उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। और यहां पर बच्चों अगर स्पेशल प्रिविलेजेस की बात करें, और एक बात और मैं बता देता हूं कि प्रेसिडेंट की अगर सैलरी की बात करें तो करंट टाइम पे प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो 5 लाख रुपीस पर मंथ है। 5 लाख पर मंथ की सैलरी करंट टाइम पे प्रेसिडेंट की है। सैलरीज भी कुछ टाइम से पूछ रहा है यूपीएससी, याद रखिएगा। पिछली कुछ एग्जाम्स के अंदर यूपीएससी ने सैलरीज भी पूछ ली है, क्योंकि रिवाइज सैलरीज हैं, बढ़ा के दी है अभी सैलरीज। तो इन सैलरीज को भी आप याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी, प्रेसिडेंट की सैलरी, लोकसभा स्पीकर की सैलरी, हमने सारी चीजें डिस्कस करी है प्रॉपरली, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा चीजों को। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं। भारत सिलेक्ट हो गया प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट जो होता है, हमने अभी डिस्कस किया है कि ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। भारत का पहला नागरिक कौन होंगे, हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो बेसिकली बच्चों यहां पर उन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, कुछ स्पेशल अलाउंसेस दी जाती हैं, कुछ स्पेशल सुविधाएं दी जाती है। आफ्टर ऑल ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के राष्ट्रपति हैं। आज उनके हम प्रिविलेज के बारे में भी जानेंगे, ये भी देखेंगे कि क्या क्या पावर्स उनको दिए जाते हैं, कौन कौन सी अथॉरिटी उनके पास होती है, और क्या वो किसी पर्सन की फांसी की सजा तक को माफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट की सबसे पहले प्रिविलेज की बात की जाए तो यह है कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिशियल रेसिडेंट होता है वो होता है राष्ट्रपति भवन के अंदर। ये भव्य बिल्डिंग आपने कई बार पिक्चर्स के अंदर या कह सकते हैं कि दूरदर्शन पे तो आपने कभी ना कभी देखी होगी। बच्चों ये हमारा राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति का निवास। जो भी पर्सन राष्ट्रपति के लिए इलेक्ट होता है वो 5 साल तक राष्ट्रपति भवन में ही रहता है, उसके लिए कोई रेंट नहीं देना होगा, ये राष्ट्रपति का ही निवास स्थान होता है। बहुत ही ह्यूज बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग को बनाया है बेसिकली 2 आर्किटेक्चर्स ने। पहले हमारे एडविन ल्यूटियस और दूसरे हमारे हर्बर्ट बेकर, ये दोनों चीफ आर्किटेक्चर थे किसके, राष्ट्रपति भवन के। इन दोनों ने मिलकर ही राष्ट्रपति भवन को बनाया है। अगर मैं मेजर आर्किटेक्टर की बात करूं तो ये हमारे थे एडविन ल्यूटियस, इन्होंने मेजरली हमारे राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाया था। ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पिक्चर की बात की जाए, अगर आप एनडीए के ट्रू एस्पिरेंट हैं, अगर आपको फौज से प्यार है तो आपने प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के बारे में तो जरूर सुना होगा। पीबीजी, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, भारत की सबसे पुरानी यूनिट, भारत की आर्मी की सबसे पुरानी यूनिट, तकरीबन 250 साल पुरानी। प्रेसिडेंट के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं, बेसिकली अगर मैं इसकी पूरी हिस्ट्री की बात करूं तो 250 साल पहले से ये सबसे पुरानी कैवलरी यूनिट है, घुड़सवार यूनिट है। आप देखते होंगे 26 जनवरी के ऊपर जब हमारे राष्ट्रपति आते हैं तो उनको अक्योर करके हमारे बॉडीगार्ड से लेकर आते हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट के अंदर बेसिकली सिर्फ 3 कास्ट से लोगों को लिया जाता है, जाट, राजपूत एंड जाट पंजाबी या जाट सिख। सिर्फ 3 कास्ट से ही प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स में लोगों को चुना जाता है। मिनिमम हाइट की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, मिनिमम हाइट होती है 6 फुट। 6 फुट से कम का बंदा यहां पर सिलेक्शन की प्रोसीजर के लिए भी नहीं आ सकता है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और आपने देखा होगा कि ये गार्ड सिर्फ अच्छी यूनिफॉर्म के अंदर नहीं होते हैं, दे आर वेरी ट्रेन्ड कमांडोज, वेरी ट्रेन्ड पैराट्रूपर्स, किसी भी तरीके के ऑपरेशंस में भाग ले सकते हैं। और अगर आप इनकी हिस्ट्री को जानेंगे तो आप ये देखेंगे कि कई सारे ऑपरेशंस के अंदर
कई सारी लड़ाइयों के अंदर बॉडीगार्ड्स ने, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहां पर जब कोई पर्सन प्रेसिडेंट बन जाता है, उसको स्पेशल यूनिट जो कि हमारी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है उसके थ्रू गार्ड किया जाता है। तो बच्चों ये हमारा पहला प्रिविलेज। दूसरे प्रिविलेज की बात की जाए कि किसी भी कंडीशन के अंदर प्रेसिडेंट की सैलरीज और अलाउंसेस को कम नहीं किया जा सकता है। बच्चों कोई भी कंडीशन आ जाए, कुछ भी चल रहा है देश के अंदर, प्रेसिडेंट की सैलरीज और अलाउंस को पार्लियामेंट कम नहीं कर सकता है, डिमिनिश नहीं कर सकता है, छोटा नहीं कर सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को। देखिए, इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन आफ्टर द पर्सनल एक्ट, कि प्रेसिडेंट को उनके कार्यकाल के अंदर अगर उन्होंने पर्सनली भी कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया है तो भी वो उसके लिए इम्यून है। उन्हें उनके टेन्योर के अंदर आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट का अगर टेन्योर चल रहा है, जैसे यहां पर एक पॉइंट को देखेंगे आप कि अरेस्ट और इंप्रिजनमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कांट टेक प्लेस ड्यूरिंग हिज टर्म। 5 साल के अंदर प्रेसिडेंट को ना इंप्रिजन में दिया जा सकता है, ना ही कैद किया जा सकता है, ना ही अरेस्ट किया जा सकता है। इवन अगर उन्होंने कोई पर्सनल एक्ट भी किया है तो भी। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिविलेज है। बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों यहां पर क्या है कि अगर ऐसा कोई कंडीशंस आती है तो जब तक वो पर्सन प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड कर रहा है तब तक उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तब तक उस पर्सन को जो है एक इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाएगी। बट जैसे ही प्रेसिडेंट की पोस्ट से वो रिमूव हो जाता है इंपीचमेंट के थ्रू या अपने टेन्योर कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद ये सारी इंक्वायरीज यहां पर की जा सकती है। अब ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अलावा यहां पर सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए भी यहां पर इम्यूनिटी दी गई है कि अगर प्रेसिडेंट के ऊपर कोई सिविल प्रोसीडिंग्स चलानी है, दैट मींस कोई जमीन का मुद्दा है, कोई सिविल केस है, अगर उनके ऊपर वो भी चलाना है तो भी उसके लिए यहां पर 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट के ऊपर ये केस चलने वाला है। इतनी ज्यादा इम्यूनिटी यहां पर प्रेसिडेंट के पास होती है। आफ्टर ऑल हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, तो हमारा जो भारत है जीतने के बाद उसे ये सारे पावर्स और प्रिविलेजेस भी मिल रहे हैं। चलिए बच्चों आगे का पॉइंट को हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि प्रेसिडेंट अगर अपने पावर्स का यूज कर रहे हैं, उनके जितने भी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जुडिकल पावर्स हैं, फाइनेंशियल पावर्स हैं, प्रेसिडेंट अगर अपने पावर्स का यूज करते हैं तो वो किसी भी कोर्ट के अंदर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, वो किसी भी कोर्ट के सामने अपने पावर्स को यूज करने के लिए आंसरेबल नहीं है। कोई भी कोर्ट उनसे ये नहीं पूछ सकता कि आपने अपने इस पावर का यूज क्यों किया। और ये शक्ति, ये पावर, ये अथॉरिटी उन्हें कहां से मिली बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 361 से मिली है। आर्टिकल 361 ये कहता है कि प्रेसिडेंट अपने पावर को यूज करने के लिए ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर यूजिंग हिज पावर। अपने पावर को यूज करने के लिए वो किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि इसके अलावा प्रेसिडेंट्स के पास और बहुत सारे पावर्स होते हैं, है ना। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स देखिए यहां पर आ गए। बड़ा इंपॉर्टेंट पिक्चर है, मैंने बताया बहुत अच्छी यूनिट है। बहुत सारे एनडीए एस्पिरेंट्स की एस्पिरेशन होती है यूनिट कि हमें इस यूनिट के अंदर जाना है। केवल 222 लोग हैं आज यहाँ पे इस यूनिट के अंदर। एक छोटी सी यूनिट है बट बड़ी स्ट्रॉन्ग यूनिट है। 222 लोग हैं जिसमें 20 जेसीओज हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, 4 ऑफिसर्स हैं और तकरीबन 198 सोल्जर्स हैं यहाँ पर, है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर कि इनके पावर्स की, प्रेसिडेंट के पावर्स की बात की जाए तो प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर्स होते हैं, वीटो का पावर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 111 अभी पढ़ेंगे बच्चों इसको। इसके अलावा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है अंडर आर्टिकल 123, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल पावर्स होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास और मिलिट्री पावर्स भी होते हैं। चलिए एक एक पावर को समझते हैं। सबसे पहला पावर है इनका जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर की बात की जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, इसके अलावा जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इनको अपॉइंट कौन करेगा? हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। किसकी एड और एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पे। याद आ रहा है बच्चों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन से हैं? कुछ याद आ रहा है? लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, जिसके हेड कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आर्टिकल 74 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आर्टिकल 74 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो भी काम करते हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, किसी का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं,
किसी को रिमूव कर रहे हैं, प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करेंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पे काम करेंगे। ये आर्टिकल 74 में लिखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी भी क्वेश्चन के ऊपर लॉ के अकॉर्डिंग। मतलब कानून का अगर कोई क्वेश्चन सामने आ जाता है कि प्रेसिडेंट के पास एक बिल आया है, उस बिल को सिग्नेचर के लिए मान लेते हैं प्रेसिडेंट के पास आया है, उस बिल के अंदर कानून से रिलेटेड कोई बात लिखी है, उस बात को लेकर प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस दे रहा है उसको प्रेसिडेंट माने ना माने वो प्रेसिडेंट के ऊपर है, उसके लिए वो बाउंड नहीं है। बट हाँ, ये एक आर्टिकल एक पावर देता है आर्टिकल 143 बेसिकली कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी जुडिशरी के मुद्दे पे, कानून के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। बच्चों याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए यहां पर जुडिशियल पावर के बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहां पर आता है प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर, क्षमादान की शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यह देखा जाता है कि क्या प्रेसिडेंट किसी की फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं, क्या प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल की सजा को माफ कर सकते हैं, क्या प्रेसिडेंट किसी की सजा को कम कर सकते हैं। देखिए इन सारी चीजों को हम आज ही कवर करते हैं कि क्या प्रेसिडेंट के पास इतने पावर होते हैं कि किसी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है और प्रेसिडेंट उसको माफ कर दें, उसको फ्री कर दें। तो चलिए देखते हैं इन पावर्स को कहा जाता है बच्चों पार्डनिंग पावर्स, क्षमादान की शक्ति, जो कि किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर्स दिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्या होते हैं बेसिकली। पार्डनिंग पावर्स की बात की जाए तो प्रेसिडेंट के जो पार्डनिंग पावर्स है बच्चों वो आर्टिकल 72 के अंदर दिए गए हैं और बेसिकली प्रेसिडेंट के पास 3 कंडीशंस के अंदर पार्डनिंग पावर्स होते हैं। इन ऑल केसेस अगेंस्ट पनिशमेंट और सेंटेंस बाय द यूनियन लॉ, कि अगर सेंट्रल के थ्रू या स्टेट के थ्रू, यूनियन लॉ के थ्रू किसी को सजा हुई है, उसके अगेंस्ट भी वो अपने पार्डनिंग पावर्स को या क्षमादान की शक्ति को यूज कर सकते हैं। दूसरी अगर बात की जाए कि इन ऑल केसेस अगेंस्ट पनिशमेंट और सेंटेंस बाय द कोर्ट मार्शल, अगर मिलिट्री कोर्ट के थ्रू भी किसी पर्सन को सजा मिली है, कोर्ट मार्शल की भी सजा मिली है, उसके ऊपर भी प्रेसिडेंट उस सजा को माफ कर सकते हैं या अपने पार्डनिंग पावर्स को यूज कर सकते हैं। आप में से कुछ बच्चों को बिल्कुल यह पता होगा कि जो मिलिट्री के कोर्ट्स होते हैं, फौज की जो अदालतें होती हैं, वो नॉर्मल अदालतों से अलग होती हैं, है ना। मिलिट्री कोर्ट्स कहा जाता है जिनको, वो थोड़ी सी अलग होती है। तो उनके मुद्दों के ऊपर भी इवन अगर किसी को कोर्ट मार्शल भी जारी कर दिया गया है, उसको भी यहां पर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं बच्चों, अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली कह सकते हैं कि उसकी सजा को माफ कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इन ऑल केसेस वेयर पनिशमेंट इज सेंटेंस ऑफ डेथ, दैट मींस अगर किसी को डेथ पेनल्टी दे दी है, फांसी की सजा सुना दी है, तो भी प्रेसिडेंट उस सजा को माफ कर सकते हैं। याद रखिएगा बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के अंदर डेथ पेनल्टी के अंदर भी क्षमा करने की या माफी देने की शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास। और हमारे इस लेक्चर में हमारा राष्ट्रपति कौन हो गया, हमारा भारत बन गया है। दैट मींस भारत के पास भी अब ये शक्ति आ गई है कि वो किसी को भी क्षमादान कर सकता है या क्षमा कर सकता है। अब चलिए बेसिकली बच्चों पार्डनिंग पावर्स जो है वो 5 तरह के होते हैं। पहला होता है पार्डन, दूसरा होता है कम्यूटेशन, तीसरा होता है रिमिशन, चौथा है आपका रिस्पाइट और पांचवा होता है बच्चों रिप्राइव। चलिए इनको समझते हैं एक एक करके कि बेसिकली यहां पर ये सारी चीजें होती क्या है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहला है बच्चों हमारा पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग की बात कीजिए कि मान लेते हैं एक महोदय है, एक महोदय है हमारे, इन्होंने क्या किया, ही इज ए सुपर हीरो, कि सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहन के इन्होंने कुछ लोगों को बचाने की कोशिश करी। बट बचाते समय हुआ यह है कि इनके हाथ से कुछ लोग मारे गए। इनका इंटेंशन उनको मारने का नहीं था, बट इनके हाथ से कुछ लोग मारे गए। अब क्या हुआ है, इनको सेंटेंस दे दिया गया है, इनको बेसिकली क्या है, जेल में डाल दिया गया और फांसी की सजा सुना दी गई है। अब यहां पर क्या होता है, ये अपील करेंगे किससे, हमारे प्रेसिडेंट से, जो कि हमारा भारत से अपील करेंगे कि ये जो कंडीशन थी, मुझे जो फांसी की सजा सुनाई गई है वो सजा सही नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं तो लोगों को बचा रहा था। तो दैट मींस ऐसी कोई भी कंडीशन अगर आ जाती है तो यहां पर जो प्रेसिडेंट है उनके पास ये पावर होगा कि वो उस पर्सन को फ्री कर दें, पूरी तरीके से फ्री हो जाएंगे पर्सन। दैट मींस पूरी तरीके से क्षमा कर दिया गया है
कितना भी बड़ा क्राइम किया गया हो उन्हें टोटली फ्री कर दिया जाता है। देखिए यहां पर क्या लिखा है पॉइंट्स में, कंप्लीटली फ्री, पार्डन में पूरी तरीके से आपको क्षमा कर दिया जाता है। ऐसा नहीं किया कि आपकी सजा को कम कर दिया है, फ्री कर दिया आपको, कंप्लीटली फ्री, आपकी पूरी सजा को यहां पर माफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए यहां पर, रिमूव बोथ सेंटेंस एंड कन्वेंशन, दैट मींस आपकी जितना टाइम तक आपको जेल में रहना है उसको भी माफ कर दिया गया है, आपकी जो सजा दी गई है हार्श पनिशमेंट उसको भी पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है। दैट मींस पूरी तरीके से आपको सेट फ्री कर दिया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। और कंप्लीटली अब्सॉल्व फ्रॉम ऑल पनिशमेंट, जितनी भी आपको पनिशमेंट मिली है, जितनी भी सजा मिली थी आपको, वो सारी सजा आपकी ऑटोमेटिकली माफ कर दी जाती है अगर प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर्स में से इस पावर का यूज करते हैं, दैट मींस पार्डन का यूज करते हैं। ये पहली कंडीशन थी बेटा, ये पहला टाइप था। दूसरे टाइप की बात करें जो होता है कम्यूटेशन, चलिए इसको भी ध्यान से ग्राफिक्स के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जिसे सजाए मौत सुनाई गई है, दैट मींस डेथ पेनल्टी सुनाई गई है। अब यहां पर क्या होता है कि कम्यूटेशन पावर के थ्रू प्रेसिडेंट ये करते हैं कि उसकी डेथ पेनल्टी को वो कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इम्प्रिजनमेंट के अंदर। दैट मींस कि जो हार्श पनिशमेंट थी, जो कठोर पनिशमेंट थी, उस हार्श पनिशमेंट का नेचर कम कर दिया है कि फांसी की सजा को कम करके क्या कर दिया है कि नहीं अब तुमको ठीक है फांसी नहीं दे रहे हैं, तुमको सजाए मौत नहीं दे रहे हैं, तुमको आजीवन कारावास दे देते हैं। दैट मींस तुमको मार नहीं रहे हैं, तुमको जेल में रहना होगा 50 साल 25 साल तक। तो ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, कम्यूटेशन। चलिए इस पॉइंट को और थोड़ा सा देख लेते हैं। हार्श फॉर्म ऑफ पनिशमेंट कन्वर्टेड टू लाइटर वन, कि आपकी जो पनिशमेंट का हार्श फॉर्म है, जो कठोर फॉर्म था, उसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया है, लाइटर फॉर्म में बना दिया गया। दैट मींस यहां पर हार्श फॉर्म क्या था, फांसी की सजाए मौत ही दी जा रही थी, और लाइटर फॉर्म क्या है कि आपको सजाए मौत यहां पर नहीं दी जा रही है। क्या किया जा रहा है आपके साथ, आपको आजीवन कारावास में रहना है, दैट मींस इम्प्रिजनमेंट के अंदर रहना। अब इसका एग्जांपल की बात की जाए कि डेथ सेंटेंस टू राइगोरियस इम्प्रिजनमेंट, की कठोर कारावास में कन्वर्ट कर दिया गया है आपकी डेथ सेंटेंस को। तो बेसिकली यहां पर कम्यूटेशन में होता यह है कि हार्श फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को एक लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट के अंदर क्या कर देते हैं बच्चों, कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप पार्डन का होता है जिसे कहा जाता है रिमिशन। देखिए रिमिशन के अंदर क्या होता है कि रिड्यूसिंग पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। एग्जांपल है कि 5 साल का राइगोरियस इंप्रिजनमेंट को रिमिट कर देते हैं और राइगोरियस इंप्रिजनमेंट हो जाता है 2 साल का। दैट मींस बेसिकली क्या कर रहे हैं यहां पर कि आपको कैद करके तो रखते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन को 5 साल का कठोर कारावास हुआ है, राइगोरियस पनिशमेंट हुआ है, तो यहां पर क्या कर रहे हैं, उस 5 साल को कन्वर्ट तो कर दिया है 2 साल के अंदर, बट जो पनिशमेंट का नेचर था कठोर कारावास, उस कठोर कारावास को कम नहीं करते, है ना। कारावास, कठोर कारावास का बेसिकली क्या मतलब है कि आपको वहां पर जेल में जाके काम भी करना पड़ेगा, दूसरी चीजें भी करनी पड़ेगी। तो यहां पर सेंटेंस का पीरियड तो कम कर दिया है बच्चों, बट यहां पर नेचर को कम नहीं किया जाता है सेंटेंस के, है ना। ये बात याद रखिएगा। जैसे यहां पर क्या है, इस ग्राफिक्स के थ्रू समझते हैं कि ये जो पर्सन है यहां पर इसे 5 साल का कठोर कारावास, 5 ईयर इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है। यहां पर हमारा जो भारत है, जो प्रेसिडेंट बन चुका है, वो अपने इस पावर का यूज करता है रिमिशन का, और इनका जो इंप्रिजनमेंट है वो 2 साल का कर देता है। बट इंप्रिजनमेंट कौन सा है, कठोर कारावास। और इसके बाद ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है कि चलिए ठीक है 5 साल की सजा की जगह अब मुझे 2 साल ही जेल में रहना पड़ेगा। तो इस पावर का भी यूज प्रेसिडेंट करते हैं, ये भी पार्डनिंग पावर ही है। और इस पार्डनिंग पावर का जो एक टाइप है इसे क्या कहा जाता है बच्चों, रिमिशन, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप होता है हमारा जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, भारत में इसका काफी यूज किया जाता है, इंडिया में ज्यादा यूज किया जाता है, जिसे कहा जाता है रिस्पाइट। इसमें क्या किया जाता है कि आपका जो सेंटेंस है, आपकी जो पेनल्टी है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। और नॉर्मली क्या होता है बच्चों की स्पेशल केसेस के अंदर, जैसे अगर एक एग्जांपल की बात करें कि कोई कैदी जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है, उसे कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकली डिसेबल्ड है, और उसे 50 साल या ऐसी सजा सुना दी गई है जो कि बहुत हार्श थी, तो यहां पर वो रिस्पाइट का यूज करके प्रेसिडेंट के पास लेटर लिख के या रिस्पाइट का यूज करके अपनी सजा को कम करवा सकता है स्पेशल कंडीशन के अंदर, क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल्ड है। इसके अलावा यहां पर देखते हैं कि हमारी कुछ वुमेन कॉन्विक्ट्स भी होती हैं, महिला कैदी होती हैं। अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन आती है जहां पर उनकी हार्श पनिशमेंट, मान लीजिए किसी महिला कैदी को हार्श पनिशमेंट देके रखी थी,
राइगोरियस पनिशमेंट देके रखी थी, राइगोरियस इम्प्रिजनमेंट देके रखा था, कठोर कारावास देके रखा था। अब यहां पर इस कठोर कारावास को इस कंडीशन के अंदर कोई वुमन सहन नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकती है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि रिस्पाइट का यूज करके वो कठोर कारावास जो राइगोरियस इम्प्रिजनमेंट है वो नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दी जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि वहां पर पनिशमेंट को भी कम कर दिया जाता है। बट ये चीज कब यूज की जाती है बच्चों? रिस्पाइट स्पेशल केसेस के अंदर, नॉर्मल केस में रिस्पाइट का यूज नहीं करते, याद रखिएगा आप इस बात को। और लास्ट अगर यहां पर बात की जाए रिस्पाइट के बाद, वो होता है रिप्राइव। रिप्राइव आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि एक पर्सन है, मान लीजिए इसे डेथ सेंटेंस होने वाली है, तो रिप्राइव फॉर्म के अंदर ये क्या करेगा पर्सन कि प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि सर मेरे केस की सुनवाई में मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, मुझे पार्डनिंग पावर का यूज करना है, मुझे अपील करनी है आगे वाले कोर्ट्स के अंदर, या मुझे कम्यूटेशन का यूज करना है। तो यहां पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसकी फांसी पे स्टे लगा देते हैं कुछ टाइम के लिए कि ठीक है अभी इस पर्सन को फांसी नहीं दी जाती है, इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस की जो भी, जैसे यहां पर इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा था, इसे फांसी दी जा रही थी, तो यहां पर इस फांसी के ऊपर क्या लगा दिया गया बच्चों? स्टे लगा देते हैं। दूसरे पॉइंट्स की अगर यहां पर बात की जाए तो दूसरा पॉइंट बेसिकली ये कहता है स्पेशली फॉर डेथ सेंटेंस फॉर टेम्पररी पीरियड। क्या होता है कि ये स्पेशली डेथ सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। किसी को फांसी की सजा दे दी है तो टेम्परेरी पीरियड के लिए उसकी सजा को माफ कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, ताकि वो आगे अपील कर सके, है ना। जैसे यहां पर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा है कि पर्पस इज टू गिव टाइम टू कन्विक्ट टू सीक पार्डन, किया तो वो क्षमादान का एप्लीकेशन फिल कर सके प्रेसिडेंट के पास, या कम्यूटेशन के लिए अपील कर सके प्रेसिडेंट के पास। तो इसके लिए उसे टाइम चाहिए। अब टाइम चाहिए तो जो फांसी की सजा है उस पर क्या लगाना पड़ेगा? स्टे लगाना पड़ेगा। तो स्टे लगा दिया जाता है। इस पावर को प्रेसिडेंट की क्या कहा जाता है बच्चों? रिप्राइव। तो ये सारी पार्डनिंग पावर्स थी प्रेसिडेंट की जो हमने देख ली है, और जुडिशियल पावर भी देखी है। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट पावर आती है बच्चों, वीटो पावर। वीटो, ये वर्ड आपने सुना होगा। यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, अगर उनमें से एक भी पर्सन किसी बिल पे सिग्नेचर नहीं करता है तो वो बिल पास ही नहीं हो पाता है। तो इस पावर को क्या कहा जाता है? वीटो पावर, जिसे हिंदी में कहते हैं बच्चों निषेध। अब यहां पर कौन से बिल की बात कर रहे हैं? देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वही चीज है। कुछ याद आ रहा है कि बिल राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट को उस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा, या प्रेसिडेंट के पास कुछ और ऑप्शंस भी है। तो देखिए यहां पर बेसिकली प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। क्या होंगे? या तो प्रेसिडेंट उसको अपनी असेंट दे देगा, दैट मींस बिल आया है तो उस पर सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर कर दिया तो बिल एक्ट बन गया। या मना कर देगा कि नहीं भैया मैं तो सिग्नेचर नहीं कर रहा, दैट मींस वो उस बिल को क्या कर देगा? विथ होल्ड कर देगा। तीसरा होता है कि वापस से वो रिसजेशन के लिए भेज देगा, वापस से रिकमेंडेशंस के लिए भेज देगा कि मैं आपके पास वापस भेज रहा हूं राज्यसभा और लोकसभा से, वापस इस बिल को पास करवा के आओ, क्योंकि आपने शायद जल्दबाजी में कर दिया है और ये बिल के अंदर कुछ पॉइंट सही नहीं है। तो वो वापस से रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। तो ये जो पावर्स है प्रेसिडेंट के, इन पावर्स को क्या कहा जाता है बच्चों? वीटो पावर, जो कि आर्टिकल 111 के अंदर है। आर्टिकल्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का याद होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, है ना। चलिए वीटो पावर्स को समझते हैं। अब भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास बेसिकली 3 तरीके का वीटो होता है। पहला क्या है? एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा सस्पेंसिव वीटो, तीसरे की बात करें तो पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है, सबसे इंपॉर्टेंट वीटो है, ये याद रखिएगा। पॉकेट वीटो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम एब्सोल्यूट वीटो को। अब ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। मान लीजिए कि कोई बिल जो है वो सबसे पहले कहां गया? लोकसभा के अंदर गया, है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है कि कोई बिल लोकसभा में भी चला जाए, पहले राज्यसभा में भी चला जाए, वो तो बिल के ऊपर डिपेंड करता है। लोकसभा में जाने के बाद वो बिल जाता है किसके पास जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा से भी बिल पास हो गया और उसके बाद जाता है किसके पास? हमारे प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास जब ये बिल जाता है तो प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं? मैं इस बिल पे सिग्नेचर नहीं करूंगा। दैट मींस वो उस बिल को क्या कर लेते हैं? विथ होल्ड कर लेते हैं। इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूटली, कंप्लीटली रिजेक्ट ही कर दिया उन्होंने बिल को कि नहीं मैं तो सिग्नेचर कर ही नहीं रहा। तो जब प्रेसिडेंट अपनी इस पावर का यूज करते हैं बच्चों, तो इसे कहा जाता है बेसिकली एब्सोल्यूट वीटो।
द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विथहोल्ड हिज असेंट, कि वो अपनी असेंट को क्या करते हैं, अपनी सहमति को रोक लेते हैं कि मैं सहमति नहीं दे रहा हूं उस बिल के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, आफ्टर द बिल एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट, और जैसे ही उन्होंने इस बिल को विथहोल्ड कर लिया वो बिल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोई बिल एक्ट कब बनता है, जब प्रेसिडेंट उस पर क्या कर लेते हैं बच्चों, सिग्नेचर कर देते हैं, उसके पहले बिल एक्ट नहीं बनेगा किसी भी कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहां पर कि एब्सोल्यूट वीटो का यूज क्या हर जगह कर सकते हैं, नहीं, यहां पर दो केसेस के अंदर एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया जाता है, दोनों केस देख लेते हैं। पहला केस होता है कि अगेंस्ट अ प्राइवेट मेंबर बिल। आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर पार्लियामेंट में दो मेंबर्स होते हैं, एक तो हो गए हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि मिनिस्टर कहलाते हैं, और उनके अलावा जो लोग होते हैं वो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं। तो अगर किसी प्राइवेट मेंबर ने कोई बिल प्रेजेंट किया है बच्चों, तो उसके अगेंस्ट प्रेसिडेंट अपनी एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज कर सकते हैं, ये पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है, इसको समझते हैं कि व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व आफ्टर पासिंग द बिल एंड न्यूली इलेक्टेड कैबिनेट एडवाइसेस द प्रेसिडेंट नॉट टू गिव हिज असेंट टू द बिल। अब ये क्या कह रहे हैं, इसको हम एग्जांपल के थ्रू, हमारे ग्राफिक्स के थ्रू ही समझते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा बिल था ये सबसे पहले चला गया लोकसभा के अंदर, लोकसभा से बिल क्या हो गया, पास हो गया, है ना, बिल पास हो गया लोकसभा से। लोकसभा से पास होने के बाद कहां आ गया है, राज्यसभा के पास आ जाता है बिल। राज्यसभा से पास होने के बाद किसके पास जाता है, हमारे प्रेसिडेंट के पास जाता है सिग्नेचर होने के लिए। अब जैसे बिल प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर होने के लिए गया, मान लीजिए कि लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई। याद आ रहा है डिसॉल्व क्या होता है, पिछले लेक्चर्स में बताया मैंने। मान लेते हैं कि लोकसभा का 5 साल का टेन्योर कंप्लीट हो गया और ये लोकसभा डिसॉल्व हो गई, या हो सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया और लोकसभा डिसॉल्व हो गई। अब ये लोकसभा जब डिसॉल्व हो गई तो इसकी जगह क्या होगी, एक नई लोकसभा, न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आ जाती है। अब ये जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आएगी इसकी भी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, और यहां पर मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट जो काम करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे करते हैं। तो ये जो नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो प्रेसिडेंट को बोलेगी कि आपके पास जो बिल आया था, जो लास्ट लोकसभा ने आपको दिया था, उस बिल पे आप अपना एब्सेंट या अपनी सहमति नहीं देंगे, तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने एब्सोल्यूट वीटो का यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों ये दो कंडीशंस के अंदर ही प्रेसिडेंट अपनी एब्सोल्यूट वीटो का यूज करते हैं, है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी, हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट बात की जाए तो होती है हमारी सस्पेंसिव वीटो। अब सस्पेंसिव वीटो के अंदर क्या हो रहा है देख लेते हैं। वही चीज होती है कि बिल सबसे पहले गया लोकसभा के अंदर, लोकसभा से पास हो गया है, फिर गया है राज्यसभा से के अंदर, राज्यसभा से भी पास हो गया है और फिर जाता है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए। प्रेसिडेंट उस बिल को पढ़ते हैं, उस बिल को पढ़ने के बाद प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि नहीं, ये बिल आपने बहुत जल्दबाजी में पास कर लिया है, आप क्या करो, इस बिल को वापस से चेक करो। मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं, उन पॉइंट्स को इसमें ऐड करो, बिल को वापस से दोनों हाउसेस से पास करो। दैट मींस वो क्या करते हैं, बिल को वापस से पहले हाउस में भेज देते हैं। इस पावर को कहा जाता है बच्चों सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का बेसिकली मतलब यह है कि जब प्रेसिडेंट किसी बिल को रिटर्न कर देते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट को लगता है कि बिल जो है जल्दबाजी में पास कर दिया है, ये इस बिल के अंदर ये पॉइंट सही नहीं है, ये पॉइंट गलत है, इसको सही करना चाहिए, इसमें ये ऐड होना चाहिए। इस कंडीशन के अंदर प्रेसिडेंट क्या करते हैं बच्चों, वापस से उसको भेज देते हैं हाउसेस के अंदर रिकंसिडरेशन के लिए, और इसी पावर को कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखिएगा। यूटर्न इस सिग्नल को याद रख लेना तो आपको सस्पेंसिव वीटो समझ में आ जाएगा। अब यहां पर एक स्पेशल कंडीशन आती है कि मान लो प्रेसिडेंट ने यू टर्न करवा के वापस से उस बिल को भेज तो दिया एक हाउस के अंदर, या वापस से वो बोल रहे हैं कि इस पे इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट को जोड़ो या इस पॉइंट को हटाओ। अब वापस से जब दूसरी बार दोनों हाउस से वो बिल पास हो जाता है और प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए आता है, तो प्रेसिडेंट को फिर उस बिल पे सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। दूसरी बार अगर प्रेसिडेंट के पास आ गया ना तो प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट वापस से उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। यहां पर प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं सिग्नेचर करने के लिए, और वो बिल भले ही प्रेसिडेंट ने जो रिकमेंडेशन दी थी उस रिकमेंडेशन को पास करने के बाद आया हो, या जैसा वो बिल था वैसा ही आ गया हो, सेकंड टाइम अगर आ गया बच्चों तो प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही पड़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है सस्पेंसिव वीटो। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉकेट वीटो, है ना। पॉकेट वीटो बताया मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पावर है। चलो देखते हैं पॉकेट वीटो क्या होता है।
वही कंडीशन आ रही है। मान लीजिए एक बिल जो है वो सबसे पहले गया है लोकसभा में, पास हो गया, लोकसभा में पास होने के बाद वो बिल राज्यसभा से भी पास हो जाता है। राज्यसभा से पास होने के बाद जब वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसे अपने पॉकेट में रख लेते हैं। अब पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है, दैट मींस कि प्रेसिडेंट ने उस बिल के लिए ना हाँ बोला ना उसको ना बोला, दैट मींस ना सिग्नेचर किए ना उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, बस उसको अपने पास अपने पॉकेट के अंदर रख लिया। अब पॉकेट के अंदर कोई चीज रख ली है, दैट मींस उसके ऊपर प्रेसिडेंट ने क्या दिया है, कोई असेंट नहीं दिया है। दैट मींस उस बिल के ऊपर प्रेसिडेंट ना तो हां बोलेंगे ना बोलेंगे, और इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए 10 साल 50 साल 100 साल के लिए उस बिल को अपने पास रख लेंगे। पार्लियामेंट उनसे पूछ भी नहीं सकती है कि भैया आप अपने अपना असेंट क्यों नहीं दिया है, आप इसको हां करो या आप इस बिल पे सिग्नेचर क्यों नहीं कर रहे हो, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है। उनको जब तक लगता है तब तक वो बिल को अपने पॉकेट में रख लेंगे, इसलिए इस वीटो को क्या कहा गया है बच्चों, पॉकेट वीटो। अब यहां पर क्या होता है, कंडीशन आती है कि जो 10 साल वाला की जो सिनेरियो है इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम का, कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो जितने चाहे टाइम तक किसी भी बिल को अपने पास रख सकते हैं अपनी पॉकेट वीटो का यूज करके। ये पावर हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास भी है, जैसे कि यहां पर देख रहे हैं आप जो बाइडेन का पिक्चर आ रहा है। बट यहां पर एक कंडीशन होती है, ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हैं ये केवल और केवल 10 दिन तक, सिर्फ 10 डेज तक ही किसी बिल को रख सकते हैं, विदोल्ड हर कर सकते हैं, 10 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते हैं किसी बिल को। बट हमारे राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, वो इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस बिल को अपने पास रख सकते हैं, है ना वो हां बोलेंगे ना बोलेंगे, वो न्यूट्रल हो जाएंगे कि मुझे कुछ भी जवाब नहीं देना इस बिल के ऊपर। और पार्लियामेंट फोर्स भी नहीं कर सकती उनको कि आप जवाब दो या ना दो। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा और समझ लेते हैं बच्चों, क्या लिखा है यहां पर। बेसिकली पॉकेट वीटो के अंदर क्या होता है कि ये नाइदर रिजेक्ट्स द बिल नॉर रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन के लिए, कुछ भी नहीं कर रहे हो, ना एक्सेप्ट कर रहे हैं ना रिजेक्ट कर रहे हैं ना रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं, बस अपने पास उन्होंने पॉकेट में रख लिया। ये पॉकेट से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्स कीप पेंडिंग बाय द प्रेसिडेंट फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस बिल को वो पेंडिंग कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, 10 साल 50 साल 100 साल 200 साल, कोई टाइम डिफाइन नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए बच्चों यहां पर कि अमेरिकन प्रेसिडेंट कीप ओनली फॉर 10 डेज, ये बता दिया है मैंने आपको। इंडिया के अंदर सिर्फ एक बार इसका यूज किया गया है, इसका यूज किया है हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी ने, जो कि पहले और ओनली सिख प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के। उन्होंने पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट या पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल जो कि 1986 के अंदर आया था, उस टाइम पे जब ये बिल हमारे ज्ञानी जेल सिंह जी के पास पहुंचा, यहां पर उन्होंने उस बिल को पॉकेट वीटो के थ्रू होल्ड कर लिया। दैट मींस ना उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट किया ना इस बिल को एक्सेप्ट किया ना ही रिकंसिडरेशन के लिए भेजा। तो याद रखिएगा पॉकेट वीटो का यूज एक ही बार किया गया है, जो किसने किया है, हमारे प्रेसिडेंट यानी जेल सिंह जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अगर बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट पावर होता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो कि आर्टिकल 123 के अंदर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट का। चलिए देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए एक सिंपल सी सिचुएशन है कि कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है देश के अंदर जब ना तो लोअर हाउस, ना तो कोई सेशन चल रहा है, ना बजट सेशन चल रहा है, ना हमारा विंटर सेशन चल रहा है, कोई भी हमारा सेशन नहीं चल रहा है। अब जब दो सेशन नहीं चलते हैं तो ये जो दो सेशन के बीच का गैप होता है ना बच्चों, इसे कहा जाता है रिसेस। दैट मींस रिसेस का टाइम चल रहा है और सडनली कोई अर्जेंट मैटर आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा रिसेस का टाइम चल रहा था, ना बजट सेशन चल रहा है ना यहां पर हम विंटर सेशन चल रहा है, और सडनली होता यह है कि एक अर्जेंट सिचुएशन आ जाती है, कोविड आ गया, ये मान लेते हैं। अब कोविड आ गया है तो कोविड से निपटने के लिए पार्लियामेंट का इकट्ठा होना जरूरी है कि पार्लियामेंट का इकट्ठा होगी, वहां पर सारे लोग आएंगे और कोविड के ऊपर चर्चा करेंगे कि कैसे कोविड से निपटा जाए। अब मान लीजिए ऐसी कंडीशन के अंदर जब सेशंस लग ही नहीं रहे हैं, रिसेस वाला टाइम चल रहा है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है ऑर्डिनेंस का। ऑर्डिनेंस पावर के अंदर प्रेसिडेंट ये करते हैं कि जब या तो दोनों सेशन या दोनों में से कोई या तो दोनों हाउसेस, दोनों हाउस कौन से हमारे, राज्यसभा और लोकसभा, या कोई भी हाउस, दोनों में से एक भी हाउस अगर सेशन में नहीं है तो एक ऑर्डिनेंस का लेटर भेजते हैं। अब इससे होता यह है कि दोनों हाउसेस इकट्ठे हो जाएंगे हमारे, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा,
और एक मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं, या कह सकते हैं कि ऑर्डिनेंस के बाद एक सेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। अब ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके पास है बच्चों? हमारे प्रेसिडेंट के पास होता है। अब ऑर्डिनेंस क्या हर कभी भी भेज सकते हैं? जब भी रिसेस का टाइम आ रहा है तब भेज सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए ऑर्डिनेंस की कुछ कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन की बात की जाए कि अगर पार्लियामेंट रिसेस के अंदर है, मैंने बताया आपको कि 2 सेशंस है ना, समर सेशन आ गया, सॉरी विंटर, हम यहां पर बात करते हैं कि अगर विंटर सेशन आ गया है और बजट सेशन आ गया है, बीच में कुछ डिफरेंस होता है 2 महीने का तकरीबन। इन 2 महीने के अंदर अगर बुलाना है पार्लियामेंट को, लोकसभा राज्यसभा को, तो यहां पर ऑर्डिनेंस को इशू किया जा सकता है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन की अगर हम यहां पर बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट मैटर होता है या सबसे इंपॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट का अर्जेंट मैटर से डील करने का। तीसरी बात की जाए कि अगर ऑर्डिनेंस को वो तभी इशू कर सकते हैं जिसमें पहली कंडीशन है बेसिकली हमारी कि या तो दोनों हाउस सेशन में ना हो या दोनों में से एक भी हाउस सेशन में ना हो। इस कंडीशन के अंदर प्रेसिडेंट अपनी ऑर्डिनेंस पावर का यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। दूसरी कंडीशन है अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। ऐसी कंडीशंस आ गई हैं, ऐसी परिस्थितियां आ गई है जो सडनली अपीयर हो गई है, जिनके बारे में कुछ पता नहीं था, और ऐसी कंडीशन के अंदर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं इसके ऊपर पार्लियामेंट को बुलाना ही पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट यहां पर अपने ऑर्डिनेंस पावर का यूज कर सकता है, जो कि आर्टिकल 123 का है। क्योंकि वो वेट नहीं करेंगे ना कि पार्लियामेंट का जब सेशन लगेगा तब उस मैटर पे डिस्कस किया जाएगा, नहीं, वो ऑर्डिनेंस का यूज करके पार्लियामेंट को बुला लेंगे। याद रखिएगा, पार्लियामेंट क्या है? लोकसभा राज्यसभा, याद रखिएगा। इसकी जो वैलिडिटी होती है मैक्सिमम यहां पर कितनी होती है? बेसिकली यहां पर 2 पॉइंट्स लिखे हैं कि 6 मंथ्स भी होती है और 6 वीक्स भी होती है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। सिंपल से पॉइंट से इसको समझ लेते हैं कि 6 मंथ्स और 6 वीक्स में से क्या बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने क्या करा है? ऑर्डिनेंस इशू कर दिया। ऑर्डिनेंस एक बार इशू होने के बाद वो 6 हफ्ते तक बना रहता है। कब तक बना रहेगा? 6 वीक्स तक। और 6 वीक्स के अंदर अगर यहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस ने उसे पास कर दिया है ना, लोकसभा ने और राज्यसभा ने दोनों हाउसेस ने अगर उसे पास कर लिया, तो फिर वो ऑर्डिनेंस जो है वो 6 मंथ्स तक बना रहता है। एक सिंपल सा कंडीशन है, ये बताया गया है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन आता है कि एक ऑर्डिनेंस एक बार में पास होने से पहले कितने टाइम तक बना रहता है बच्चों, तो उसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा? 6 वीक्स तक बना रहता है। और अगर दोनों हाउसेस से पास हो गया है तो फिर वो 6 मंथ तक, 6 महीने तक बना रहता है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पावर होता है प्रेसिडेंट का, ऑर्डिनेंस का। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए बच्चों कि एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास। एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकन बाय प्रेसिडेंट्स नेम। जो भी हम एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेते हैं, जैसे कि किसी दूसरे देश के साथ कोई ट्रेटी साइन कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो वो प्रेसिडेंट के नाम से साइन होता है ना, भारत के राष्ट्रपति के नाम से साइन होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि बहुत सारे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, गवर्नर, यूपीएससी के चेयरमैन, मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, इन सारे लोगों का अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं? हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किसकी एड एंड एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे, आर्टिकल 74। याद रखना इस बात को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि किसी भी एरिया को अगर शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है, इसका पावर भी किसके पास होगा? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, है ना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, यहां पर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट यूटीज की जो यूनियन टेरिटरीज है, वहां पर अब सीएम वाला सिस्टम तो होता नहीं है, चीफ मिनिस्टर वाला सिस्टम तो होता नहीं है, तो वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करने का पावर भी किसके पास वेस्टेड है? हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि he appoints the commission to investigate into the conditions of SC, STs and OBC। ये कमीशंस को अपॉइंट कर सकते हैं देश में ST, SC और OBC की कंडीशंस को जानने के लिए। इसके लिए कमीशंस को अपॉइंट करने का पावर भी किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। जो अब किसके पास होने वाला है? हमारे जो कैरेक्टर है भारत, उसके पास होने वाला है ना। इतने टाइम से हम भारत को जान रहे हैं तो पता होना चाहिए कि क्या क्या पावर्स यहां पर हमारे राष्ट्रपति के पास होते हैं, जो कि हमारे भारत के पास भी अब होंगे। चलिए, इसके अलावा बच्चों कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि समन, प्रोड्यूस एंड डिसॉल्व अगर लोकसभा को करना है तो वो राष्ट्रपति करते हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने तीनों पॉइंट्स को डिस्कस कराया अच्छे से कि ये तीनों चीजें क्या होती हैं।
इसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग को भी वो समन करते हैं, ये पॉइंट भी हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा है। इसके अलावा पार्लियामेंट का जब भी पहला सेशन होता है कि नई लोकसभा इलेक्ट हुई है, तो पार्लियामेंट का जो पहला सेशन होता है उसको वो एड्रेस करते हैं। इसके अलावा जब भी साल के अंदर जो पहला सेशन होता है, हर साल का पहला सेशन भी राष्ट्रपति ही एड्रेस करते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों यहां पर कि अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा टू प्रिसाइड ओवर लोकसभा, कि लोकसभा के अंदर जब सीट्स वैकेंट हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों की सीट्स वैकेंट है, तो लोकसभा के अंदर से किसी भी मेंबर को वो अपॉइंट कर देते हैं लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को ठीक तरीके से चलाने के लिए। मैं वैकेंट की बात कर रहा हूं कि सीट ही खाली हो गई है, स्पीकर है ही नहीं अभी, उसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए बच्चों की, हमने डिस्कस किया ये कि 12 जो मेंबर्स होते हैं उनको राज्यसभा में नॉमिनेट कौन कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। इसके अलावा भी अगर बात की जाए कि अगर किसी भी क्वालिफिकेशन का, या बेसिकली कह सकते हैं कि कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका जो लास्ट आंसर दिया जाएगा वो प्रेसिडेंट के थ्रू दिया जाता है। दैट मींस कोई पर्सन एमपी के लिए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्वालिफाइड है या डिस्क्वालिफाइड है, इसके ऊपर फैसला कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, ये वाला जो पॉइंट है हम इलेक्शन कमीशन के लेक्चर के अंदर और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, बट यहां पर सिर्फ प्रेसिडेंट यहां पर अपनी एक डिसीजन सुना देते हैं। वो किसके एडवाइस पे काम करते हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके करते हैं कि कोई पर्सन अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए उसके पास क्वालिफिकेशंस थी या नहीं थी, किस मैनर से उसने उस चुनाव को जीता है, तो यहां पर इस डिस्क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है। चलिए इसके अलावा अगर बच्चों नेक्स्ट पावर की बात की जाए तो फाइनेंशियल पावर्स भी होते हैं। हमने देखा है कि कोई बिल, मनी बिल है, उसको डिसाइड कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है, बट मनी बिल को बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए लोकसभा के अंदर या लोअर हाउस में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए बच्चों यहां पर तो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे नॉर्मली हम बजट के नाम से जाते हैं, वो पार्लियामेंट के सामने कौन रखेगा, हमारे प्रेसिडेंट रखते हैं, हमारे राष्ट्रपति रखते हैं, है ना। याद रखिएगा बजट जैसा कोई शब्द हमारे संविधान में नहीं है, यहां पर इसे क्या कहा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए अगर यहां पर कि कंटेंजेंसी फंड से, जो कि इमरजेंसी फंड था, आर्टिकल कौन सा था कंटेंजेंसी फंड का, कमेंट में बताइएगा कि कंटेंजेंसी फंड से अगर पैसा निकालना है तो ऑब्वियसली उसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। प्रेसिडेंट जो है उस फंड से पैसा इशू कर सकते हैं। इमरजेंसी वाला फंड याद रखिएगा ना, एक था कंसोलिडेटेड फंड, ये था हमारा कंटेंजेंसी फंड। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए बच्चों यहां पर कि फाइनेंस कमीशन, जो कि आर्टिकल 280 के अंदर आता है, हर 5 साल के अंदर फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। अभी के फाइनेंस कमीशन की बात की जाए तो अभी 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, इट्स द 15th फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन जो है वो एनके सिंह जी हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट अफेयर्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये, तो इसको याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा बात की जाए बच्चों कि क्या प्रेसिडेंट को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, मैंने एक आर्टिकल की बात करी थी, आपको याद हो, आर्टिकल 61, जिसमें हमने प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट की बात करी है, प्रेसिडेंट को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है उसकी बात की रही है। अब देखिए क्या होता है इंपीचमेंट की प्रोसेस की अगर बात की जाए यहां पर, तो मैं प्रॉपर पहले आपको प्रोसेस समझा देता हूं, उसके बाद इस प्रोसेस को हम ग्राफिक्स के थ्रू समझेंगे। इंपीचमेंट आर्टिकल 61 के अंदर आती है। सबसे पहले इंपीचमेंट का जो चार्जेस हैं कि इंपीचमेंट की प्रोसेस कहां स्टार्ट करनी है, ऐसा कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। या तो वो प्रोसेस आप लोकसभा के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं या राज्यसभा के अंदर भी आप उस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लिखा है यहां पर, चार्जेस ऑफ इंपीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में इन चार्जेस को लगाया जा सकता है और इंपीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया जा सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए कि इन चार्जेस को अगर आपको स्टार्ट करना है प्रोसेस को, तो इन चार्जेस को 1/4 मेंबर्स ऑफ द किसी भी हाउस या जिस हाउस के अंदर इंपीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके उस हाउस के 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर होना जरूरी है कि हां इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद की अगर बात की जाए कि 14 दिन का नोटिस पीरियड भी प्रेसिडेंट को देना होगा
कि आपके अगेंस्ट हम इंपीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, और इसके बाद अगर इंपीचमेंट के प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद उसे हर हाउस से 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी से पास होना जरूरी है ना। सिर्फ पास हो जाने से काम नहीं चलता है। बेसिकली यहां पर एक इन्वेस्टिगेशन भी करवाई जाती है कि रिजोल्यूशन जैसे ही पहले हाउस से पास हो जाता है वैसे ही एक इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है इन चार्जेस की, कि प्रेसिडेंट के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं जिसके कारण उन्हें इंपीच किया जा रहा है, क्या वो चार्जेस सही हैं या गलत हैं। और अगर वो चार्जेस सही होते हैं और दोनों हाउस से अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ प्रेसिडेंट को इंपीच कर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है उनकी पोस्ट से। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इंपीचमेंट। बट यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बच्चों। इंपीचमेंट के अंदर जैसे हमने देखा था प्रेसिडेंट की इलेक्शन के अंदर स्टेट असेंबलीज के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट यहां पर एक चेंज आता है। प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के अंदर पार्लियामेंट के दोनों मेंबर्स ऑल मेंबर्स, पार्लियामेंट के 2 मेंबर्स कौन से? इलेक्टेड मेंबर्स भी, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी। दैट मींस लोकसभा के भी इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड राज्यसभा के भी इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये दोनों ही मेंबर्स बेसिकली प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के अंदर पार्ट लेते हैं। प्रेसिडेंट के सिलेक्शन के अंदर नॉमिनेटेड नहीं थे, बट इंपीचमेंट के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर बात की जाए बच्चों, हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं हमारे भारत के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं लोग, उनके बारे में। पहले प्रेसिडेंट की बात की जाए तो ये थे हमारे श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने अपना 2 कार्यकाल पूरे करे हैं और 1962 के अंदर इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो दूसरे हमारे राष्ट्रपति रहे हैं वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके जन्म दिवस को हम टीचर्स डे के फॉर्म में मनाते हैं, और इन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया था 1954 के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तीसरे हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जो कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, और वो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जिनकी अपनी पोस्ट पे रहते हुए, या पहले ही प्रेसिडेंट थे जिनकी अपने पोस्ट पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी। दैट मींस 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाए थे, प्रेसिडेंट ही थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे वीवी गिरी जी। ये ओनली एक अकेले प्रेसिडेंट है जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे। दैट मींस किसी पार्टी के साथ खड़े नहीं हुए थे, इंडिपेंडेंटली ये खड़े हुए थे, और इन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया है 1975 के अंदर। इसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद जी। इनके टाइम पे 1975 में इमरजेंसी इंपोज की गई थी। छठे प्रेसिडेंट की बात करें बच्चों तो वो थे हमारे नीलम संजीव रेड्डी जी, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट हैं। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे हैं आंध्र प्रदेश के। इसके अलावा यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ज्ञानी जेल सिंह जी, जिनके बारे में अभी हमने बात करी थी, ये पहले सिख प्रेसिडेंट रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार अगर आपको पता हो, इस टाइम पे भी यही प्रेसिडेंट थे, और जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था उस टाइम पर भी हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो ज्ञानी जेल सिंह जी ही थे। और जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि ये पहले प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने अपने पॉकेट वीटो पावर का यूज किया था। इसके बाद की अगर बात करें तो हमारे जो 8वें प्रेसिडेंट थे वो थे आर वेंकटरमन जी। 9th प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है शंकर दयाल शर्मा जी, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, बेसिकली भोपाल की हम बात करें तो। इन्हें लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ अवार्ड दिया गया था इंटरनेशनल बार एसोसिएशन के थ्रू। इनके काम को लेके कानून के बड़े अच्छे ज्ञाता रहे हैं, दैट्स व्हाई इन्हें इंटरनेशनल बार एसोसिएशन के थ्रू लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे KR नारायण जी हैं, जो कि पहले दलित प्रेसिडेंट रहे हैं। और उसके बाद हमारे 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है ना, जो हजारों लोगों की इंस्पिरेशन है। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी भी इंस्पिरेशन जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही है। इतना रिमार्केबल पर्सन जो कि आज तक ना हुआ है और पॉसिबल भी नहीं है होना, बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ रहते हुए जिन्होंने अपना जीवन बिताया था। तो ये 11वें प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे भारत के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जिनको नवाजा जाता है। वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं, और 1997 के अंदर इन्हें भारत रत्न दिया गया था। याद रखिएगा, भारत रत्न जिन लोगों को मिला है उनके नाम आप याद रखिएगा, प्रेसिडेंट्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की पहली फीमेल प्रेसिडेंट तो रही है, बट ये पहली वुमन प्रेसिडेंट भी रही है जिन्होंने सुखोई विमान उड़ाया है। जो एनडीए के लिए, एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको पता होगा सुखोई एयरक्राफ्ट के बारे में, ना सुखोई विमान के बारे में पता होगा। तो यहां पर सुखोई को उड़ाने वाली ये पहली हमारी प्रेसिडेंट रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे प्रणब मुखर्जी, ये भी हमारे 13th प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, और 2019 के अंदर इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम अभी की बात करें तो 14th प्रेसिडेंट जो रहे हैं वो है हमारे रामनाथ कोविंद जी। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से प्रेसिडेंट्स को याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली उन प्रेसिडेंट्स को आपको याद रखना है जिन्हें भारत रत्न से या किसी अवार्ड से नवाजा गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसी लेक्चर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चंस के आने के चांसेस इस एग्जाम में काफी ज्यादा हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को कंसीडर कर लिए और ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन पॉइंट्स में से कौन सा सवाल सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला कहता है कि द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कि प्रेसिडेंट की जो ओथ है, जो शपथ है, वो उन्हें कौन दिलाता है? जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो दिला देता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि इन इमरजेंसी द प्रेसिडेंट एमिलमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। कि इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट की जो सैलरी है और अलाउंसेस से वो कम कर दिए जा सकते हैं। तीसरा बोलता है कि प्रेसिडेंट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द लोकसभा। अब ये तीनों स्टेटमेंट में से ये पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए सिंपल सी, अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर होगा डी। क्यों? प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो सीजीआई दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ना कि शुरुआत में सीनियर मोस्ट जज। वो तो अगर सीजीआई नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति के अंदर यहां पर सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वो उनको ओथ दिलाते हैं। बट यहां पर क्या लिखा है कि शुरुआत में ही कौन दिला देता है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। सेकंड बोल रहे हैं कि यहां पर इमरजेंसी के टाइम पे उनकी सैलरी और अलाउंस को कम किया जा सकता है, जो कि टोटली रॉन्ग है। मैंने बताया आपको कि किसी भी कंडीशन में प्रेसिडेंट की सैलरी और अलाउंसेस को पार्लियामेंट कम नहीं कर सकती है। तीसरा क्या बोल रहा है बच्चों की जो रेजिग्नेशन लेटर है वो लोकसभा में देंगे? बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट तो किसी हाउस के मेंबर होते ही नहीं है। प्रेसिडेंट तो ना लोकसभा के मेंबर है ना वो राज्यसभा के मेंबर है। हाँ, बट वो पार्लियामेंट के जरूर एक अंग होते हैं, पार्लियामेंट के एक पार्ट होते हैं। क्यों? पार्लियामेंट के वो पार्ट बच्चों इसलिए होते हैं कि कोई भी बिल एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर क्या करते हैं? सिग्नेचर करते हैं। तो भले ही वो ना लोकसभा के मेंबर है ना राज्यसभा के मेंबर है, बट ही इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, याद रखिएगा। तो ऑब्वियसली बच्चों इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? डी। सेकंड क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का कौन सा आर्टिकल ये कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा? बड़ा सिंपल आंसर है ऑप्शन सी। आर्टिकल 52 ये बोलता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हु पार्टिसिपेट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? पहला है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बी है इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सी है मेंबर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर बच्चों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपने लेक्चर को प्रॉपरली देखा है तो इसका आंसर आप बड़ी आसानी से दे देंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए कि व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी द बिकम अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? 35 years of age, he should be eligible to be elected as a member of Rajya Sabha, must be Indian citizen, या only A and C। ये पॉइंट भी आपको बताना है। देखिए इसका आंसर अगर देखा जाए तो सिंपल सा आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन बी नहीं होता है बच्चों। he should be eligible to elected as a member of Rajya Sabha नहीं, he should be eligible to member of the लोक सभा। अगर यहां लोकसभा होता तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता, बट ऑप्शन बी यहां पर रॉन्ग हो जाएगा और आंसर क्या होगा? ओनली ऑप्शन ए एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन
प्रेसिडेंट के जो इंपीचमेंट है जो कि आर्टिकल 61 के अंदर आता है, वो कौन से हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है? पहला आ रहा है कि लोकसभा के अंदर, दूसरा है राज्यसभा के अंदर, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि किसी भी हाउस के अंदर, और चौथा कहता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर भी आप लोगों को ही कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स दैट पर्सन कैन होल्ड फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछ रहा है कि कोई पर्सन एक बार में या कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। ऑप्शन है पहला 2 टर्म्स, सी ऑप्शन बी है नो लिमिट, सी है 1 बार के लिए, और डी है 3 बार के लिए। इसका आंसर बड़ा आसान सा है बच्चों, नो लिमिट। कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार कोई पर्सन चाहे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई लिमिट नहीं लगा के रखिए कि केवल 10 बार कर सकता है, 2 बार 3 बार नहीं। 5 साल के बाद जैसे ही किसी पर्सन का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, वो दूसरे टेन्योर के लिए भी इलेक्शन लड़ सकता है। ऐसी कोई लिमिटेशन संविधान ने तय करके यहां पर नहीं दी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, हु हैज द पावर टू डिक्लेयर एन एरिया एज द शेड्यूल एरिया? किसके पास ये पावर होता है कि किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए? इसका ऑप्शन भी बड़ा सिंपल सा है, प्रेसिडेंट। ये हमने देखा था, स्पेशल पावर से प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, द प्रेसिडेंट कैन डिलीवर एन एब्सोल्यूट वीटो टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स? प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो का यूज किन बिल्स के लिए कर सकते हैं? पहला है प्राइवेट मेंबर्स बिल, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तीसरा है नाइदर ए नॉर बी। ये दोनों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बच्चों कि हु एड्रेस द पार्लियामेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन? हर जनरल इलेक्शन के बाद जब पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है तो उसको एड्रेस कौन करता है? मैंने बताया इसी लेक्चर के अंदर, आंसर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं। हर बार पार्लियामेंट के सेशन से पहले भी करते हैं, और हर बार जब नई लोकसभा आती है और उसका पहला सेशन होता है तो भी उनको प्रेसिडेंट ही यहां पर एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बच्चों, what does remission means in terms of power granted to the president? रिमिशन का मतलब क्या होता है? ये पार्डनिंग पावर्स का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। देख लीजिए आंसर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है। द बेसिक पनिशमेंट रिमेन्स द सेम बट द ड्यूरेशन इज शॉर्टन। In presence of special circumstances like physical disability, the president can award a lesser sentence than the one that was originally granted. The president can substitute one harsher punishment with small lighter form, like changing a death sentence to a life sentence, or completely absolves the person from all type of punishment and disqualifications. इस ऑप्शंस के अंदर आपके सारे पार्डनिंग पावर्स भी आ गए हैं। तो जब आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे बच्चों, तो मुझे यह भी बताइएगा कि ए ऑप्शन कौन से पार्डन की बात कर रहा है, बी किसकी बात कर रहा है, सी किसकी बात कर रहा है, और डी किसकी बात कर रहा है। आज हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रेसिडेंट को कंप्लीट कर लिया है। हमारा भारत जो कि गरीब परिवार से आया था, वो आज हमारे देश का राष्ट्रपति भी बन गया है। हमने इलेक्शन का प्रोसेस भी जाना है। हमने ये भी देखा है कि प्रेसिडेंट किस तरीके से बिल्स को रिटर्न कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, या अपने पॉकेट में रख सकते हैं पॉकेट वीटो का यूज करके। चलिए बच्चों, इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए। आगे के लेक्चर्स में हम और चीजों को जानेंगे जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं। तब तक के लिए जय हिंद।